आज खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल तो यही करूंगी सर, कांग्रेस की सरकार बनेगी अब निश्चित। वो महादेव का कभी मुकुट पहन लेंगे बाबा विश्वनाथ। वैसे तो नहीं कहूँगा कि इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, बहुरूपिया हैं। 27 में गठबंधन रहेगा उत्तर प्रदेश अब ये में? तो पार्टी नेतृत्व का निर्णय है। हम ईमानदारी दमदारी से अपना काम कर रहे हैं। जैसे बनारस में मोदी 7 राउंड हारे, अगल बगल की आप सीटें देख लीजिए। अब मछली शहर वो हमारा गठबंधन जीता है, चंदौली हमारा गठबंधन जीता है, अभी कोडिन कफ सिरप चल रहा है, पूरी भाजपा के लोग शामिल हैं उसमें। भाजपा के लोग कोडिन कफ सिरप पीकर मस्त हैं। मुख्यमंत्री जी रोज बड़ी बड़ी बात करते हैं। अभी उन्होंने विधानसभा में बयान दिया कि एक एक लोगों पर बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई, कुछ नहीं हुआ। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। जितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको भी किसी को पकड़ने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि ये जाड़े का समय है। मुझे लगता है कि बुलडोजर को ठंडक लग रही है। 2 गुजराती पूरी भाजपा को चला रहे हैं, मोदी और अमित शाह, और 2 उनके पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं, और 2 ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी नीचे जितने भी भाजपा के लोग हैं वो वहाँ पर केवल यस सर करने वाले और उनकी हाँ में हाँ की करने वाले। अब भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं रह गया। मोदी और अमित शाह में दोनों एक ही जैसे हैं, एक चने के 2 दाल हैं। सब आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो दोनों अच्छे एक भाई बहन हैं और दोनों एक मजबूत परिवार को एक मजबूत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। किस नजर से आप वो गार्जियन अभिभावक हैं हम लोगों की, उनके आशीर्वाद में हम आगे बढ़ रहे हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे उत्तर प्रदेश में 27 में किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की सरकार आएगी डंके की चोट पर। भारत की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में चाहे छोटी बात हो या फिर बड़ी बात हो, सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश में टिकी रहती हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी अजय राय के कंधों पर है, क्योंकि अजय राय उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और ये जो जिम्मेदारी है 27 के चुनाव में कैसे इसको ये पार लगाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की जो पूरी जिम्मेदारी है 27 का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में लोगों की निगाहें रहती हैं। 27 में कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपनी भूमिका उत्तर प्रदेश में निभाएगी, अजय राय जो है वो किस तरह से इस भूमिका को आगे लेकर निभाएंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, तमाम विषयों पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चट्टान की तरह बनारस में खड़े रहते हैं लोकसभा चुनाव में हमेशा। सारे विषयों पे बात होगी और ऐसे में आज वही हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अजय राय जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल तो यही करूंगी सर कि बनारस की धरती आपके लिए क्या है, क्योंकि आप बनारस से आते हैं, और उस धरती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बनारस की धरती अद्भुत नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, गंगा जमुनी तहजीब की नगरी है, माँ गंगा की नगरी है, और वो ऐसी नगरी है जो वहाँ आता है वो तर जाता है। तो ये ऐसी अद्भुत नगरी में हम लोग जन्म लिए हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम काशीवासी हैं और बाबा का आशीर्वाद हम सबके ऊपर रहता है। जहाँ हिंदू और मुसलमान वही गंगा मैया के जल से हर हर महादेव करता है, बाबा विश्वनाथ के ऊपर गंगा जल चढ़ाता है, और मुसलमान वही गंगा जल से वजू करता है। इसलिए वो अद्भुत नगरी है और सबके लिए पवित्र नगरी है। सबके लिए पवित्र है, ठीक है। अगर शुरुआत की बात कही जाए, शुरुआती दौर से जब आप राजनीति में आए तो पिंडरा जो विधानसभा सीट है वहाँ आपने जीता, सबसे पहले विधायक बने, और वो भारतीय जनता पार्टी से उस वक्त आप जीते थे, क्योंकि आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी दी गई थी और वहाँ से आप जीते भी। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो सीट भी आज भी आपके नाम से ही जाना जाता है। पहला जब आप वहाँ से चुनाव लड़े तो उस दरमियान के बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले वो सीट हाँ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थी। हमारे यहाँ उदल जी, कामरेड उदल एमएलए थे जो 9 बार से मिले थे, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का कभी खाता भी नहीं खुला था। वहाँ न जनसंघ थी न भाजपा थी। मैं पहली बार बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से चुनाव लड़ा और 96 में वहाँ से चुनाव लड़ा, और उसमें उस पिंडरा का नाम कोलसला हुआ करता था, जो आज पिंडरा है जी। तो 488 वोट से मैं वहाँ चुनाव जीता, और तब से वो सीट हम सब जनता का प्यार, हम सबकी मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी से हमारे साथ वो सीट जुड़ी है और आज भी जुड़ी है। मैं लगातार वहाँ से 5 बार एमएलए था और 3 बार बीजेपी से था। फिर बीजेपी जो छोड़कर मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, 2009 में निर्दल चुनाव जीता। वहाँ की जनता का असीम प्यार, असीम आशीर्वाद मेरे साथ आज भी खड़ा है, और वही सबसे बड़ी मेरी ताकत है। पिंडरा विधानसभा मेरा परिवार है। मेरे लिए वो सीट नहीं है, मेरा परिवार है, मेरा घर है। हम अपने परिवार की तरह उस विधानसभा को मानते हैं और हमारे साथ वो परिवार
चट्टान की तरह खड़ा रहता है और मजबूती के साथ मेरे साथ साथ देता है। अच्छा, अगर 2009 की बात कही जाए, लोकसभा चुनाव उस वक्त था, उस वक्त ये आज भी ये बातें कही जाती हैं कि लोकसभा चुनाव के टाइम आपको टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया, तो आपके मन में एक नाराजगी थी, इस वजह से आप पार्टी से भी इस्तीफा दे दिए। तो ये मुरली मनोहर जोशी जी, उस वक्त वहाँ भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट दिया गया, वो जीत भी हासिल की है, तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? मुरली मनोहर जोशी जी को टिकट दिया गया था या फिर पार्टी में कुछ और भी दिक्कत देखिए, आपको आ रही थी? टिकट मिलना या टिकट देना ये पार्टी का नेतृत्व का निर्णय था, हम्म पर सम्मान देना, प्रतिष्ठा, सम्मान के साथ खड़े रहना, ये हम्म पूरी तरीके से हम्म जो नेतृत्व था उस समय का, उन्होंने जी। बहुत ही अपमान किया हम लोगों का हम्म और अपमानजनक व्यवहार किया। तो जब अपमान हम नहीं सहेंगे, हम्म तो हम लोगों ने फिर मोर्चा लिया और बाकायदे हम्म जोशी की और अडवाणी की सभा थी कटिंग हम्म मेमोरियल में, हम्म वहाँ से गो बैक का नारा लगाया, बनारस की जनता ने वापस किया। और उनकी किन परिस्थितियों में वो जीते, ये शायद आपको मालूम नहीं होगा। हम्म वो बनारस में कैसे भी माइनॉरिटी वोट का डिवीज़न हो, इस नाते बनारस में जोशी जी स्वयं मायावती जी से बात करके मायावती के हाथ पैर जोड़कर वो मुख्तार अंसारी को लाए और लाकर चुनाव लड़ाए। अगर मुख्तार अंसारी को चुनाव लाकर नहीं लड़ाते, मुसलमान वोट नहीं बढ़ता, तो जोशी बुरी तरीके से चुनाव हार कर जाते बनारस में। उसके बावजूद भी जब समाजवादी पार्टी का आज तक का उत्तर प्रदेश में बनारस का सबसे हाईएस्ट वोट है, जो 1,25,000 वोट हमारे समय मिला था, आज तक कभी समाजवादी पार्टी 1,25,000 वोट बनारस में नहीं पाई थी, वही चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट उसको मिला था। और हम लोग लड़े थे क्योंकि अत्याचार अन्याय किया गया था, अपमान किया गया था। अत्याचार इसलिए कि हम साथ में थे और हमारा अपमान किया गया और हमें पूरी तरीके से वहाँ पे प्रताड़ित करना का प्रयास किया। हम लोग लड़ाई लड़े और निश्चित तौर से चट्टान की तरह जनता के साथ उस समय भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। अच्छा, इन सब के बीच में आप समाजवादी पार्टी में भी शामिल हुए थे। यूँ कहा जाए, उन्होंने आपको टिकट भी दिया था वहाँ पर, अभी आपने इस बारे में जिक्र भी किया, मुख्तार अंसारी भी एक तरफ थे। सभी लोगों के सामने आप वहाँ पे खड़े भी हुए और लगातार मेहनत भी की है। लेकिन समाजवादी पार्टी में आप गए और उसके बाद से फिर सीधे अगर कांग्रेस पार्टी की बात कही जाए, रुख किए, तो साल 2009 से लेके 12 के बीच में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी आपने ज़्यादा वक्त नहीं दिया और उसके बाद से कांग्रेस में आप शामिल हो गए। इस बीच की क्या कहानी रही? नहीं, कोई कहानी नहीं है। हम लोग कांग्रेसी मानसिकता के लोग थे। हमारे बड़े पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, परशुराम राय जी। श्री नारायण राय जी बनारस के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो मानसिकता कांग्रेस की थी शुरू से। कांग्रेस के साथ हम लोग जुड़ना हम निर्दल चुनाव जीते थे 2009 में। लोकसभा हारने के बाद मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा पिंडरा से और निर्दल चुनाव जीत कर आया और कांग्रेस को अनकंडीशनल सपोर्ट किया। कोई बिना किसी लालच से, बिना कोई पद मांगे हमने समर्थन किया और कांग्रेस के साथ आके 2009 में ही आ गया था मैं निर्दल जीतकर। और फिर 9 में कांग्रेस के साथ रहा, फिर 12 में भी विधानसभा लड़के जीता कांग्रेस से और लगातार कांग्रेस के साथ हम लोग बने, चट्टान की तरह खड़े रहे। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने इस राष्ट्र को बनाने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए और समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए कांग्रेस ने काम किया और कांग्रेस के साथ हम लोग खड़े हैं और कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। राहुल गांधी के हाथ को मजबूत कर रहे हैं, खड़गे जी के हाथ को मजबूत कर रहे हैं और पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ खड़े हैं। ठीक है, ये तो आपने बताया कि कांग्रेस की आपकी सोच थी, आप कांग्रेस में आ गए। लेकिन सर, यहाँ पे एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आप लोकसभा चुनाव लड़े, सपा से फिर कांग्रेस में आए। कांग्रेस में भी आप कोलसला सीट से जीते, जहाँ से पिंडरा, जिसका अभी नाम बदल कर रखा गया है, ये भी कहा जाता है आप ही के नाम से वो सीट जाना भी चाहता है। स्टार्टिंग में भी आपने कहा कि वो आपका परिवार है, लेकिन इन सब के बीच में आप नाम शोहरत जिस तरह से कमा रहे थे, पिंडरा में लगातार आप जीत रहे थे। 1991 का वो घटना आता है जो आपके बड़े भाई अवधेश राय का आता है सामने और उनकी हत्या कर दी जाती है और इसमें नाम आता है मुख्तार अंसारी का, जो इस वक्त वो भी इस दुनिया में नहीं है। उस दरमियान के बारे में पूरी कहानी मैं जानना चाहूंगी कि वो वक्त आपके लिए कैसा था, क्योंकि एक तरफ आपके लिए राजनीति करियर था, दूसरी तरफ भाई की हत्या। कैसे इन सब चीज़ों को हम लोग आपने लड़ाई लड़े और वो निश्चित तौर से अंजाम तक पहुंचाया और पूरी ताकत के साथ अपने लड़ाई को अंजाम तक ले गए। पीछे झुके न, बिना डरे, बिना घबराए लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़कर अंजाम तक पहुंचाया। और निश्चित तौर से हम लोग का स्वभाव है, जब लड़ाई शुरू होती है तो उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं और अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया है। मुख्तार अंसारी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर से वो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति दुनिया में चला गया उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अब आज हम सब लोग मजबूती के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, जहाँ अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं।
आपने ये कहा कि अब इस बारे में नहीं बोलेंगे कुछ भी, लेकिन सर जब मुख्तार अंसारी की जब मौत हुई थी, नहीं, मैंने कहा जो दुनिया में नहीं, जो चला गया उसके बारे में कुछ हाँ, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब ये मुख्तार अंसारी जब इस दुनिया से गए, उसके बाद से तमाम आपसे मीडिया कर्मचारियों ने बात किया, तब उस वक्त आपका यही बयान आया था कि हमारे हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि जो चला गया उसके बारे में नहीं कुछ बोलना चाहिए। लेकिन सर उसके साथ साथ एक सवाल ये भी खड़े हुए थे, क्योंकि गठबंधन था, क्या गठबंधन की वजह से अजय राय अपना जुबान नहीं खोल रहे नहीं, थे? ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल लड़ने वाला, मैं अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटा ना। हम्म लड़ाई को अंजाम तक तो पहुंचाया, हम्म सजा दिलाई, हम्म सजा दिलाई, आजीवन कारावास कराया, और एक जगह नहीं, दो जगह सजा दिलाई। गाजीपुर गैंगस्टर में भी कराई, बनारस में भैयाली घट्टा में भी कराई। पर जो चला गया वो हमारे सनातन धर्म में है कि किसी के बारे में जो चला गया दुनिया से, उसके बारे में नहीं बोलना। लड़ाई लड़कर अंजाम तक पहुंचाया, सजा दिलाई, जो हमारा एक कर्तव्य था भाई का, वो कर्तव्य निभाया, और उसको पूरी तरीके से कानूनी तौर पे सजा दिलाकर और उसको पूरी तरीके से जेल के अंदर डाला। मोदी जी जब लोकसभा चुनाव बनारस से जब वहाँ से वो चुनाव जब लड़ना शुरू किया, उसके बाद से जब उन्होंने जीत हासिल की वहाँ से, तो उनका पहला बयान आया था कि मैं नहीं आया हूँ, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? पूरी झूठी बात थी। वो मोदी जी केवल चुनाव जीतने के लिए कभी गंगा मैया के पुत्र बन जाएंगे, तो कभी वो बड़ी बड़ी बात करने लगेंगे, वो महादेव का कभी मुकुट पहन लेंगे, बाबा विश्वनाथ के शिवरात्रि का मुकुट पहन लिया। तो चुनाव जीतने के लिए वो रंग बदलते रहते हैं, वो बहुरूपियाँ हैं। वैसे तो नहीं कहूँगा कि इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, बहुरूपियाँ हैं, जनता का भला करने वाले नहीं। गंगा मैया का भला नहीं हुआ, आज भी 18 नाले गंगा जी में गिर रहे हैं। आप चले जाइए, नगवा से लेकर राजघाट तक नाले गंगा जी में गिर रहे हैं कि नहीं। अब ढका जाता है, पर्दा डालकर ढक दिया जाता है। आप कैमरा लेकर चले जाइएगा, कल आपको सारे नाले गिरते हुए दिखाई देंगे। तो गंगा मैया का अगर बेटा बन के आए हो, तो गंगा मैया की दुर्दशा क्यों हो रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में। वर्तमान की सरकार आपकी है, बनारस के सांसद हैं, और 18 नाले आज भी गिर रहे हैं, उसको पर्दे से ढक दिया जाता है। तो पूरी तरीके से ये काशीवासियों का दुर्भाग्य, काशी का दुर्भाग्य। लेकिन सर यहाँ पे ये भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से पहली बार तो जीते, उसके बाद से फिर दोबारा वो जीते, तो ऐसे में बनारस की जनता को आखिर पीएम मोदी में दिख क्या रहा है? क्योंकि वहाँ पर आप भी जी जान से मेहनत करते हैं, आप तो वहाँ के हैं। नहीं, तिबारा हारे भी तो आप ये देखिए ना, 2 बार जीते, तीसरी बार 7 राउंड हारे भी, 7 राउंड हारे और चोरी बेईमानी करके चुनाव जीते। ये भी है ना, जनता से पूछिएगा, बनारस की जनता बता देगी कि तीसरी बार चुनाव हारे वो, और चुनाव हारते हुए बेईमानी करके 1 बजे चुनाव आयोग ने पूरे अपने वेबसाइट को बंद कर दिया। अपने सारे मीडिया चैनल्स को आप देख लीजिए, किसी मीडिया चैनल्स पर 1 बजे के बाद का कोई अपडेट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। वो केवल 4:30 बजे 4 बजे डिक्लेयर हुआ कि मोदी जीत गए। भाई इतने देर का अपडेट क्यों बंद कर दिया गया? इससे है कि जनता ने नकार दिया है। अब आने वाला समय मोदी मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, अब बनारस में नहीं जाने वाले। अभी आपने देखा ना, उसके बाद जब बनारस को धन्यवाद देने गए थे, तो बनारस के किसी साधारण आदमी ने एक वही दशाश्वमेध घाट से जब निकल कर गए थे, तो विश्वनाथ गली के पास उनके गाड़ी पर चप्पल भी फेंका था। किसी मीडिया ने नहीं दिखाया था, चप्पल चला था, एसपी जी ने हटाया था। तो ये बनारस के लोग अब उनका इस तरीके से सम्मान कर रहे हैं कि अब उनके ऊपर चप्पल भी फेंके जा रहे हैं उनकी गाड़ी पर। इससे आप समझ सकती हैं कि अब सम्मान नहीं रह गया, अब जनता के मन से उतर चुके हैं। मतलब यानी कि वोटों में धांधली हुई थी, जो आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से चोरी और बेईमानी करके चुनाव जीते। तो सर ये एसआईआर पे भी अब मुद्दा सामने आता है, क्योंकि एसआईआर को लेकर भी आप लोग की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं। राहुल गांधी ने तो कई बार प्रेजेंटेशंस के माध्यम से भी देश दुनिया को दिखाया है कि कौन कौन सी सीट से कहाँ कहाँ कैसे वोट चोरी हुई है। ये आपको लगता है सर कि वाकई में वोटों की चोरी हो रही है? क्योंकि अभी पीएम मोदी को लेकर भी आपने ये बात कही। आप चुनाव देखो ना कि भाई 1 बजे के बाद कोई मीडिया की किसी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि 1 बजे के बाद का कोई भी अपडेट है कि आपके पास मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं? कि होता है ना कि भाई हर राउंड के चुनाव आयोग हर राउंड का राउंड बताता है ना, मीडिया अपडेट करता है कितने वोट से अजय राय आगे हैं, इतने वोट से मोदी जी पीछे हैं। ये एक बार आया कि अजय राय आगे, उसके बाद बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरह से चुनाव में धांधली भी है। मोदी जी चुनाव चोरी कर वहाँ चुनाव आयोग ने चोरी करके चुनाव को जिताया है।
यानी कि चुनाव आयोग पूरी तरह से ये मिला हुआ, पूरी ये तरीके से लगातार शामिल है चुनाव सर में। इसका ये जो पूरा मामला चल रहा है देश में, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एसआईआर भी अब आ चुका है, चुनाव आयोग भी मिला हुआ है, और ये सिर्फ आप लोग की तरफ से नहीं, तमाम विपक्ष की पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है। इसको खत्म आखिर कैसे किया जाएगा सर? क्योंकि एसआईआर को लेकर अभी राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा भी बिहार में तमाम उन्होंने रैलियां की, जगह जगह गाँव गाँव गए, उसके बावजूद भी वहां पर हार का सामना महागठबंधन को करना पड़ा। आखिर कैसे ये दूर होगी कमी? क्योंकि विपक्ष तो मेहनत कर रहा है। इनके खत्म होने का समय आ गया। हम्म आप देख सकती हो, हम्म अभी आपने देखा हम्म कि एक हम्म उन्नाव की बेटी के साथ जिस तरीके का अत्याचार अन्याय, हम्म ये सरकार की लचर व्यवस्था के कारण से उसको बेल मिली। हम्म और मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो उस परिवार को अपना संबल देते हैं, ताकत देते हैं, बल देते हैं, नैतिक ताकत देते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ने साथ दिया उन्नाव की बेटी का। एक भी राजनीतिक दल, अन्य किसी राजनीतिक दल ने उस उन्नाव की बेटी का समर्थन साथ नहीं दिया, सिवाय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, हमारी नेता सोनिया जी ने उनको दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया। आज उसका परिणाम आ गया कि विंटर वेकेशन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस बिटिया को राहत दी। जो लड़ रही है बिटिया, उसके परिवार को खत्म किया गया। किसने साथ दिया? कांग्रेस ने दिया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस जो सजा निलंबित की गई थी उसको रोक लगाया है। दूसरा, आप देखिए अरावली को भी जो तोड़ने का निर्णय आया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ ने उसको रोका है और उस पर पूरी तरीके से आगे सुनवाई की बात की है। ये जन जागरण शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके अत्याचार अन्याय जो सरकार चाहती है, दबाना चाहती है। मैं इसलिए इस चीज को ले आया, इस प्रकरण को ले आया कि अब जनता जाग गई है। अब वोट चोरी से लेकर अत्याचार जहां भी होगा, जनता सड़क पर उतरकर विरोध करेगी और निश्चित तौर पे इस सरकार को अब मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है। जनता को बहुत दिन तक बेवकूफ़ बनाकर जबरदस्ती पुलिस के बल पर और उसको केवल थाने के बल पर, मुकदमों के बल पर रोका नहीं जाएगा। अब जनता सड़क पर आएगी। जो धारा लगाना है, मुकदमा लगाना है, लड़ाओ, हम सब लोग सड़क पर रहेंगे। और वोट चोरी से लेकर अत्याचार अन्याय जहाँ होगा, चाहे वो अंकिता भंडारी के साथ अत्याचार अन्याय किया इन्होंने उत्तराखंड में, उसमें भी देखिए इनके राष्ट्रीय नेता का नाम आ रहा है, भाजपा के नेता का नाम आ रहा है कि उसके साथ जबरदस्ती वो उसके साथ करना चाहते थे, कांड करना चाहते थे। इसी प्रकार उन्नाव में बेटी के साथ जो जिस तरह की घटना की, रेप किया कुलदीप सेंगर ने, भाजपा के विधायक ने। अभी अरावली का मामला आया कि पूरी तरीके से वो बड़े गुजरातियों को पूरी तरीके से देना चाहते, गुजरात के बड़े व्यापारियों को, अडानी अंबानी को। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जनता सड़क पर आ रही है। अब एक एक चीज़ का हिसाब जनता सड़क पर उतर कर लेगी इनसे। उनको पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी समर्थन देगी, साथ देगी। तो यानी कि आपका कुल मिला के कहना है कि जनता जाग चुकी है और ये जो भी चीजें हो रही हैं, धांधली अभी ज्यादा दिन तक नहीं बिल्कुल होगा। नहीं चलेगी, क्योंकि जनता का हक अधिकार मारा जाएगा, जनता सड़क पर आएगी। बीजेपी के कुछ ऐसे नेता मंत्री हैं जो ये कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर को फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो बेटी जिसके साथ रेप हुआ, जिसके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, उसके हड्डी तोड़ डाले, वो बेचारी आईसीयू में एडमिट थी, वो कितने दिन तक कोमा में थी, उसके बाप की हत्या करा दी जेल में, वकील को मरवा दिया। उसके बाद भी अगर भाजपा के लोग ये कह रहे हैं, इससे मतलब साबित होता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी है, बलात्कारियों की मदद कर रही है। और बलात्कार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और उसमें सांसद बन के बैठे हैं। तो यानी कि ये सब कुछ भाजपा। ठीक है, 27 का चुनाव है सर, इस धांधली से कैसे उत्तर प्रदेश में आप बचेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर है। देखिए, जनता का प्यार समर्थन हमारे साथ खड़ा है, जनता साथ दे रही है। हम लोगों ने तैयारी ये किया है कि हम 30 जगह रैली अभी करने जा रहे हैं, जिसमें बनारस रैली करेंगे, मथुरा करेंगे, अयोध्या करेंगे, चित्रकूट करेंगे, प्रयागराज करेंगे और प्रदेश के अन्य पूरे प्रदेश के कोने कोने में भी 30 रैलियां हमारी आयोजित हैं और हम रैली करने जा रहे हैं। जनता को उनके हक अधिकार की बात करेंगे और एक एक उसमें एसआईआर का मुद्दा होगा, वोट चोरी भी होगा, संविधान संवाद भी होगा और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जहाँ अत्याचार अन्याय हुआ है, सारी बात हम जनता के सामने उन रैलियों के माध्यम से रखेंगे और जनता को बताएंगे कि आपका हक अधिकार छीना जा रहा है, नौकरी के नाम पर आपको ठगा जा रहा है, पेपर लीक कराई जा रही है। ये उत्तर प्रदेश में खाली पेपर लीक कराया गया, पूरी तरीके से प्रदेश को बर्बाद किया जा रहा है और प्रदेश को ठगने का काम। तो ये कहती है कि इसके पहले भी जो गवर्नमेंट्स रही हैं उसमें भी पेपर लीक का मुद्दा है। ये तो विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए, अनर्गल कुछ भी बोलता अभी आप देख लो है। उठा के पुलिस के जो पेपर लीक हुए थे उसमें कंपनी कहाँ की थी? गुजरात की।
अहमदाबाद की कंपनी थी, वो भग गई, पता ही नहीं चला उसके ऊपर कहाँ है वो, उसको भगा दिया गया। पूरी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी गलत लोगों के साथ खड़ी है, उनकी मदद कर रही है। 27 में गठबंधन रहेगा उत्तर अब प्रदेश ये में? तो पार्टी नेतृत्व का निर्णय है। हमारा काम है 403 पर संगठन सृजन का काम, 403 विधानसभाओं पर संगठन सृजन का काम कर रहे हैं। और अभी जो 11 एमएलसी की सीट है उसको हम लड़ने जा रहे हैं। और आगे जो पंचायत का चुनाव होगा 2026 में, वो जिला पंचायत का चुनाव हम पूरी तरीके से आप अकेले लड़ेंगे। और उसमें हमारे जो कैंडिडेट जो चुनाव जीत कर आएंगे, जो जिता कर लेकर आएंगे, उनको विधानसभा में हम कंसीडर करेंगे, उनको विधानसभा के रूप में उम्मीदवार भी बनाएंगे और उनको चुनाव लड़ाएंगे, उनको ताकत देंगे। ठीक है, अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर आपने कहा कि अब वो पार्टी नेतृत्व तय करेगी, लेकिन सर आपके कंधों पे भी कुछ जिम्मेदारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। मेरी जिम्मेदारी एक है कि 403 विधानसभाओं में संगठन को कैसे मजबूत करना है, कैसे ताकतवर बनाना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये बिना गठबंधन के हो जाएगा? अब ये तय करना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है कि गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, ये तय करना उनका काम है। हमारा काम एक है कि हम पूरी ताकत के साथ कांग्रेस की 403 विधानसभाओं पर मजबूत करेंगे और वहां पर संगठन को खड़ा करेंगे। पंचायती चुनाव का आपने जिक्र किया है कि पंचायती चुनाव हम लोग अकेले लड़ेंगे, 27 के चुनाव पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगी। इसका एक मतलब ये भी निकल रहा है, राजनीति गलियारों में अब ये भी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सपा पे ये दबाव बना रही है ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने के लिए 27 में। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा काम करने का तरीका है, हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। ये नेतृत्व का निर्णय है कि वो किसके साथ गठबंधन करेंगे, क्या करेंगे, कितने पर करेंगे, उनका काम है। हमारा काम है कैसे संगठन मजबूत हो, कैसे हम सारे जनता के हित के मुद्दे, जहाँ जनता पर अत्याचार अन्याय हो रहा है, जहाँ न्याय होगा कांग्रेस खड़ी रहेगी। और विपक्ष की भूमिका में पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, जहां भी अत्याचार अन्याय हुआ है, हर जगह सड़क पर कौन खड़ा है? कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है। 24 के इलेक्शन में विपक्ष जिस तरह से मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में जीत हासिल किया सर, उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये खबर सामने आई थी कि समाजवादी पार्टी जो इतनी सीटें हासिल की उसमें कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो 24 के लोकसभा चुनाव से 27 के विधानसभा चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है कांग्रेस का? नहीं, निश्चित तौर से देखिए, कांग्रेस आज मजबूती से आगे बढ़ रही है, अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत, अपने लोगों के बदौलत और अपने संघर्ष के बदौलत। हम ईमानदारी दमदारी से अपना काम कर रहे हैं। जैसे बनारस में मोदी 7 राउंड हारे, अगल बगल की आप सीटें देख लीजिए। अब मछली शहर वो हमारा गठबंधन जीता है, चंदौली हमारा गठबंधन जीता है, गाजीपुर हमारा गठबंधन जीता है, जौनपुर हमारा गठबंधन जीता है। बनारस जहाँ मोदी जी की संसदीय क्षेत्र है, उसके चारों तरफ कांग्रेस का गठबंधन, समाजवादी कांग्रेस का गठबंधन जीता है और आगे बढ़े हैं। बनारस में मोदी जी 7 राउंड, इससे साबित हो रहा है कि आने वाला समय वो कांग्रेस का है। कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ेगी और जनता के मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उन्नाव का बेटी के अत्याचार अन्याय का मामला हो, चाहे वो बनारस में गंगा मैया के जो प्रदूषण नाले गिराने का मामला हो, चाहे नौजवानों को भविष्य का मामला हो, व्यापारियों को सताने का मामला हो। जहाँ पर भी कोडिन कफ सिरफ, अभी कोडिन कफ सिरफ चल रहा है, पूरी भाजपा के लोग शामिल हैं उसमें। भाजपा के लोग कोडिन कफ सिरफ पीकर मस्त हैं। मुख्यमंत्री जी रोज बड़ी बड़ी बात करते हैं। अभी उन्होंने विधानसभा में बयान दिया कि एक एक लोगों पर बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई, कुछ नहीं हुआ। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, जितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको भी किसी को पकड़ने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी कोडिन कप सिरफ वालों के साथ पूरी तरीके से लगी है। हजारों करोड़ों का लेन देन हुआ है, तमाम उसमें गोल्ड खरीदे गए, तमाम रियल एस्टेट में गया, तमाम पैसे का आदान प्रदान हुआ। बांग्लादेश, नेपाल तक अभी आया कि बांग्लादेश में 10 गुना दाम पर बेची गई। कौन शामिल है? भाजपा के नेता, उसमें बड़े बड़े नेता हैं और इनके लोग शामिल हैं, जो इनके बर्दस्त, जिनके ऊपर इनका है, जो आज पूरी तरीके से उसमें शामिल हैं। वो भाजपा का आशीर्वाद, योगी जी का आशीर्वाद है उसमें। ये तो अपने कोडिंग कफ सिरप को लेकर बोलते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो कोडिंग कफ सिरप को मामले को लेकर कि क्या ड्राइवर गायब हो गया है या फिर बुलडोजर की चाबी गुम हो गई है? देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि ये जाड़े का समय है। मुझे लगता है कि बुलडोजर को ठंडक लग रही है। अच्छा, आपको लगता है बुलडोजर को ठंडक लग गई है। अच्छा, ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर आप इस वक्त रहते, शुरुआत से लेकर 96 से लेकर अगर अभी तक की बात की, तो क्या आप मंत्री भारतीय जनता पार्टी में होते? भारतीय जनता पार्टी में मेरा जो समय था वो मेरे जीवन का मैं इतना ही कहूँगा कि वो एक संघर्ष का समय था, लड़ने का समय था। और मैं लड़के वहाँ से निकला और भारतीय जनता पार्टी में अब लोकतंत्र रह नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा खत्म हो गई। अब केवल और केवल यहाँ दो गुजराती पूरी भाजपा को चला रहे हैं, मोदी और अमित शाह, और 2
उनके पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं और 2 ऊपर काम कर रहे हैं, बाकी नीचे जितने भी भाजपा के लोग हैं वो वहाँ पर केवल यस सर करने वाले और उनकी हाँ में हाँ की करने वाले। अब भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं रह गया। जहाँ लोकतंत्र नहीं, वहाँ कार्यकर्ता की पूछ नहीं होगी, वहाँ उनकी मदद नहीं होगी, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी में अब लोकतंत्र खत्म हो गया और लोकतंत्र को मानने वाले लोग भाजपा में नहीं रहेंगे, वो निश्चित तौर से कांग्रेस में आएंगे, कांग्रेस के साथ खड़े। बीजेपी ये कहती है कि शाही परिवार कांग्रेस को कहती है कि वो शाही परिवार है, उसमें आप कार्यकर्ताओं को लेकर बीजेपी की बात कर रहे हैं। सेम बातें वो भी यही बात कहती है, तो शाही परिवार है जिसके वजह से आज वो अपना वर्चस्व होते जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आए थे अनावरण करने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का, उन्होंने हाल ही में ये बयान दिया है सर। नहीं, भाजपा में आप उठाकर देखिए ना, आप उठाइए, नेताओं का नाम गिन लीजिए, जितने भी नेता हैं पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं, चल रही है अभी, उठाकर देख लीजिए। यहीं जहाँ लखनऊ के सांसद कौन है? यहाँ के राजनाथ सिंह है। उनका बेटा कौन है? पंकज सिंह विधायक हैं वहाँ। उनका बेटा यहाँ पे देखिए कौन काम कर रहा है, वो भी यहाँ पर उनका बेटा, मैं उसका नाम नहीं जानता, नीचे घूम रहा है यहाँ लखनऊ में, उनका बेटा एक है यहाँ का, पूरा भरी पड़ी हुई है। फहरिस्त उठा के देख लीजिए ना, जितने लोग हैं, एक नहीं मैं दर्जनों उदाहरण दूंगा। अनुराग ठाकुर का देख लीजिए, धूमल उनके फादर थे, उनके बेटे काम कर रहे हैं। तो राजशाही वाला परिवार तो भाजपा का हो गया, कांग्रेस तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ तो कार्यकर्ता, यहाँ तो अनोखे लाल देखिए झंडा लेके नीचे खड़े होंगे, आपको मिल जाएंगे। अनोखे लाल तिवारी भी झंडा लिए रहते हैं, झंडा नहीं गिरता है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं का यहाँ सम्मान होता है। आखिरी एक सवाल 1-2 मैं करना चाहूंगी, बहुत फटाफट में चाहूंगी, इसका जवाब दीजिएगा सर। राहुल गांधी अखिलेश यादव की दोस्ती को आप कैसे देखते हैं? नहीं, राहुल जी निश्चित तौर से देखिए बड़े इंसान हैं, वो सबको लेकर जोड़ कर चलते हैं, सबकी मदद करते हैं और कैसे राष्ट्र आगे बढ़े, देश कैसे आगे बढ़े, इस पे काम करते हैं। अगर 27 के चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी भूमिका निभाती है, उत्तर प्रदेश में उभर कर सामने आती है, तो आपको अध्यक्ष के अलावा और भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? अरे जो अभी जिम्मेदारी मिली है वही बड़ी जिम्मेदारी, उसका निर्वाह मैं कर लूँ ईमानदारी से, वही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत होगी। बाकी बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जहाँ है वहाँ मजबूती से काम बाबा विश्वनाथ अगर 29 में आपको जिता देते हैं तो वहाँ पे आप क्या कार्य करेंगे? आपको ये क्या लग रहा है, क्योंकि मोदी जी को लेकर काशी हमारा घर है, हमारा परिवार है। हम केवल वहाँ राजनीतिक पर्यटक के रूप में नहीं है, मेरा घर है, परिवार है। और निश्चित तौर से जो मेरी क्षमता है वो मेरे बनारस के लोग जानते हैं, उस क्षमता से आगे बढ़कर वहाँ की जनता की सेवा करूँगा, कर ही रहा हूँ। मोदी और अमित शाह में किसको बेटर समझते हैं आप? दोनों एक ही जैसे हैं, एक चने के 2 दाल हैं, सब आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दोनों अच्छे एक भाई बहन हैं और दोनों एक मजबूत परिवार के एक मजबूत कर रहे हैं, सोनिया आगे गांधी बढ़ को रहे हैं। किस नजर से आप देख वो रहे हैं? गार्जियन अभिभावक हैं हम लोगों की, उनके आशीर्वाद में हम आगे बढ़ रहे हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ उत्तर रहे हैं। प्रदेश में 27 में किसकी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस की सरकार आएगी, डंके की चोट पर कांग्रेस की सरकार आएगी। क्यों कि जनता देख रही कि हमारे 37 साल से कांग्रेस नहीं थी, बाकी सभी दलों को सरकार को देख चुका, भाजपा को देख चुका, सपा देख चुका, बसपा देख चुका, कांग्रेस की सरकार नहीं दिखी है। कांग्रेस की सरकार 2027 में आएगी, डंके की चोट पर मैं कहूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अजय राय जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपनी भूमिका निभाने वाली है 27 के चुनाव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सभी की निगाहें शुरू से टिकी रहती है और जब इलेक्शंस की बारी आती है तो निगाहें और ज़्यादा लोगों की बढ़ जाती हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से भूमिका निभा रही है 27 के चुनाव में। और एक बड़ा सवाल ये भी बनकर राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है कि क्या कांग्रेस सपा से गठबंधन में रहेगी या फिर नहीं रहेगी, क्योंकि पंचायती चुनाव को लेकर तो मामला पूरी तरह से क्लियर है राहुल गांधी की तरफ से भी, और अजय राय जी ने भी कहा कि अकेले लड़ेंगे, लेकिन 27 के चुनाव पर सभी की निगाहें रहेंगी। अब देखना ये होगा कि 27 के चुनाव में कौन सी पार्टी जीतती है, किसकी सरकार बनती है, क्या फिर से वही सरकार बनेगी या फिर कुछ अलग नया सामने आता है, समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस। इस बार दाव